नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का बायोमित्रा के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास में अपन एक नए टॉपिक को लेके आए हैं और इस टॉपिक का नाम है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। ठीक है, हमारे सिलेबस में जो दे रखा है, लैब असिस्टेंट के सिलेबस की बात करूं तो उसमें दे रखा है तंत्रिका कोशिका की संरचना, तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति एवं संचरण, ये पॉइंट दे रखे हैं। तो ये जो तीनों पॉइंट आपके दे रखे हैं, दो पॉइंट जितने भी हैं, तंत्रिका तंत्र को आज कंप्लीट अपन इस एक वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, और इससे अगर सवाल बनता है, चाहे वो तंत्रिका तंत्र की संरचना को लेकर के हो या फिर तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति कैसे होती है इस चीज को लेकर के हो, इन दोनों चीजों के ऊपर आज अपन कमांड करने वाले हैं। एक एक पॉइंट, एक एक चीज आपके दिमाग में सेट कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। बस आपको ईमानदारी से, पूरी लगन से इस क्लास को देखना है और उसके बाद जितना मैं बता रहा हूं उतना आपको लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको इधर उधर झांकने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप फिर भी चाहते हैं कि नहीं सर हमें तो सेटिस्फिकेशन नहीं मिल रहा, तो आप एक आध किताब को देख लेना, उसमें जितना मैटर है उतना मैटर मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। आज का हमारा टॉपिक क्या है? तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। सबसे पहले हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर के अंदर जितनी भी शारीरिक गतिविधियां होती है, जितने भी हमारे शरीर के अंग हैं, उन सबको नियंत्रित करना यानी कि उनके ऊपर कंट्रोल करना और उनके बीच समन्वय स्थापित करने का जो काम करते हैं, वो दो प्रकार के तंत्र होते हैं। यानी कि मैं इसको फिर से कहूं तो हमारे शरीर में दो प्रकार के तंत्र होते हैं, या दो ऐसे तंत्र होते हैं जो हमारे शरीर की संपूर्ण शारीरिक गतिविधियों, शरीर के अंगों को नियंत्रित करते हैं और उनके बीच समन्वय स्थापित करते हैं। वो दो तंत्र कौन से हैं? तो एक तो हमारा यही हो जाएगा तंत्रिका तंत्र, और एक और होता है जिसे अपन कहते हैं अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र को अपन आगे पढ़ेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम को, जिसमें हार्मोन वगैरह जो भी ग्लैंड्स हैं उसको अपन पढ़ेंगे, और आज की क्लास में अपन तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे। लेकिन एक बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि तंत्रिका तंत्र यानी कि न्यूरॉन्स के माध्यम से, तंत्रिका कोशिका के माध्यम से यहाँ पे संकेतों का संचरण होगा। ये एक फास्ट सिस्टम होगा। ये क्या होगा? फास्ट सिस्टम होता है। जबकि अगर मैं अंतःस्रावी तंत्र की बात करूं तो वो हार्मोन्स के द्वारा मर्जित तंत्र होता है। अपन एंडोक्राइन सिस्टम जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे हार्मोन की बातें अपन उसमें करेंगे। यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम किसके बेसिस पे होता है? हार्मोन के द्वारा, उसमें हार्मोन का संचरण होता है। यहाँ पे न्यूरॉन्स कोशिका के माध्यम से जो है वो चीजें होगी। तो पहला डिफरेंस क्लियर है कि हमारे शरीर में जितनी भी शारीरिक गतिविधियां होती है उनके कंट्रोल करना, उनके बीच समन्वय स्थापित करना, ये दो तंत्र ये काम करते हैं। एक तंत्रिका तंत्र, एक अंतःस्रावी तंत्र। तंत्रिका तंत्र जो न्यूरॉन्स के द्वारा मर्दित होता है, अपन आज उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं, अरे यार अभी गिर ही जाता है, इस तार में अटके। तंत्रिका तंत्र की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हमारे सिलेबस में नहीं है वैसे, जो नर्वस या न्यूरल टिश्यू होता है, तंत्रिका ऊतक होता है, तंत्रिका तंत्र, ये टिश्यू वाले चैप्टर में हम देखते हैं, लेकिन अपने सिलेबस में नहीं है। हालांकि मैं लगभग टिश्यू वाला चैप्टर आपको हर एक चैप्टर के साथ साथ कवर करवाते जा रहा हूं। तो यहां पे हमें ये देखना है कि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है ना, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो तंत्रिका तंत्र की जो उत्पत्ति होती है वो होती है एक्टोडर्मल। कैसी होती है? एक्टोडर्मल। तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति कैसी होती है? एक्टोडर्मल होती है। अब आप कहेंगे सर तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में काम क्या करता है? तो इसका कार्य सुन लो, इसका कार्य देख लो। उद्दीपनों इंग्लिश में कहते हैं स्टिम्युलन, उद्दीपनों को ग्रहण करना एवं संकेत के रूप में संचरण करना। संकेत के रूप में
संचरण करना। संचरण का मतलब समझते हैं, संचरण करना, ठीक है। ये इसका कार्य हो गया। सर हमें तो समझ में नहीं आया क्या मतलब हुआ। उद्दीपन मतलब बाहर से कोई भी ऐसा उद्दीपन आपको मिल रहा है तो सबसे पहले तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन्स जो होती है वो उसको उद्दीपन को ग्रहण करेगी और उसको फिर संकेत के रूप में आपकी बॉडी में या आपके ब्रेन तक उसको पहुंचाएगी और फिर से संकेत के रूप में आपके पास वो जो भी उद्दीपक है उसका संकेत आपकी बॉडी पार्ट्स के पास आएगा। इसको अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। मान लो एक गर्म पानी है, कहीं पे भी आपकी बाल्टी में या जिसमें भी बाउल में आपके गर्म पानी है और उस गर्म पानी आपको पता नहीं है और आपने उसको टच कर लिया तो वो आपके हाथ को नहीं पता चला, वो उद्दीपन आपकी तंत्रिका कोशिका ग्रहण करेगी, आपकी न्यूरॉन जो है उसको उद्दीपन को ग्रहण करेगी। यहाँ पे उद्दीपन क्या है, जो गर्म पानी था उसको आपने छुआ तो वो गर्म पानी आपका उद्दीपन था, उस उद्दीपन को किसने ग्रहण किया, न्यूरॉन ने। और न्यूरॉन वो संकेत आपके मस्तिष्क में ले जाती है, आपके ब्रेन के पास ले जाती है और ब्रेन ये संकेत देता है कि भाई गर्म पानी है, हाथ हटा ले नहीं तो जल जाएगा। ये आपको कौन, ब्रेन संकेत देगा और वापस उस मैसेज को तंत्रिका कोशिका आपके हाथ के पास लाएगी कि हाथ हटा ले साले, यहाँ गर्म है पानी, हाथ जल जाएगा। यानी कि जो उद्दीपन है उसको ग्रहण करना और वापस उसको संकेत के रूप में वापस संचरित करना, ये होता है तंत्रिका कोशिका का काम। तो कितना इंपॉर्टेंट काम है। सोचो अगर हमारे अंदर तंत्रिका कोशिका या तंत्रिका तंत्र जो है वो डैमेज हो जाए तो हमें पता ही नहीं चलेगा, भले ही हाथ काट दो यहाँ से, है ना, पता ही नहीं चलेगा क्योंकि हमारे पास उद्दीपन ही नहीं आएगा जब तक मस्तिष्क के पास, तो फिर वो संकेत कैसे भेजेगा, नहीं भेज सकता। ठीक है, चलो ये आपको समझ में आ गया। उत्पत्ति याद रखना, एक्टोडर्मल, एक सवाल आ सकता है यहाँ से कि तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति है एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल, एंडोडर्मल, तो कौन सी हो जाएगी, एक्टोडर्मल। कार्य आपको समझ में आ गया, क्यों हमारे शरीर के अंदर तंत्रिका तंत्र होता है, इसका रीजन आपको समझ में आ गया कि तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में क्या काम करता है। ठीक है सर, अब हम पढ़ते हैं तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तंत्रिका तंत्र के भी प्रकार है, तो तंत्रिका तंत्र जो है ना इसके दो प्रकार हैं। कौन कौन से, एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक होता है हमारा परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार के हो जाएंगे, दो प्रकार के। साथ साथ याद रखने की कोशिश करो कि जब तक चैप्टर पूरा हो जाएगा, जब तक मैं लेक्चर देखूंगा तब तक मेरे को कम से कम 50 से 60% चीजें याद हो जानी चाहिए, और हो जाएगी आराम से। अगर आप ईमानदारी से देख रहे हैं, आप फुल कंसंट्रेशन के साथ देख रहे हैं, मेरे साथ जुड़ के देख रहे हैं, तो आपको 60% याद हो जाएगा, ये मैं गारंटी से कहता हूँ। मैं पढ़ाऊंगा इस प्रकार से, आप टेंशन मत लो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कहा कि तंत्रिका तंत्र जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मैं हर एक शब्द को यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे फिर भी मैं हिंदी ज्यादा लिखा रहा हूँ क्योंकि बच्चों के बहुत कमेंट आते हैं, सर हिंदी लिखो हिंदी लिखो। देखो थोड़ी सी मेरी क्या है, आदत है इंग्लिश में लिखने की, उसमें लिखा भी जल्दी जाता है और लिखा भी आसानी से जाता है, तो मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूं कंफर्मेशन के लिए, मैं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट कभी नहीं रहा। मैं पहली क्लास से लेकर के आज जहाँ तक भी जिस क्लास में हूँ वहाँ तक भी मैंने कभी इंग्लिश मीडियम मेरा रहा ही नहीं। फिर भी मैं अगर इंग्लिश में लिख रहा हूँ, है ना, ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ मैं इंग्लिश में लिख सकता हूँ, नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ तो वो आपको भी सीखना चाहिए कि इंग्लिश मैटर करती है, इंग्लिश बहुत मैटर करती है। जो जो वर्ड मैं इंग्लिश में लिखा हूँ, हिंदी में आपको जितना जोर आएगा उससे कम ही जोर आएगा, आपको इंग्लिश में ज्यादा नहीं आएगा। आप डर जाते हो कि सर इंग्लिश में लिख दिया अब हमें समझ में नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन डरो मत, मैं कोशिश कर रहा हूँ हिंदी में ही लिखूंगा। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, दो प्रकार हो गए। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है, आपका जो ब्रेन है, ब्रेन और आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये जो दोनों चीजें मिला दे, यानी कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, इन दोनों को मिलाकर के बोला जाता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ये आपका मस्तिष्क और इस मस्तिष्क से जुड़ी होती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड। जैसे कि मेरे यहाँ पे पीछे आपको स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ आप इसको फील कर सकते हैं, जैसे यहाँ से आपको लगाएंगे तो एक कड़ी कड़ी सी संरचना आपको नजर आएगी, वो आपके लास्ट तक जो है वो यहाँ पे कमर तक आपकी वो संरचना होती है, वो होती है स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और ब्रेन से अटैच होती है यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड। उस पूरे पार्ट्स को अपन कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र,
यानी कि जो सेंटर में होता है, ये हमारे सेंटर में, और इस सेंटर के अलावा जो बिखरा रहता है पूरे शरीर में, परिधीय भाग में, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, नीचे पैरों में जा रहा है, वो होता है परिधीय। परिधि मतलब समझते हैं, व्रत की परिधि मतलब साइड वाली चीज, तो वो हो जाएगा परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब परिधीय तंत्रिका तंत्र के फिर से दो प्रकार हो जाएंगे, एक होता है कायिक तंत्रिका तंत्र, कायिक तंत्रिका तंत्र, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, और एक होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, इतनी बात में कोई कंफ्यूजन? हमने कहा कि परिधीय तंत्रिका तंत्र को हम फिर से दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक कायिक तंत्रिका तंत्र, एक स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब स्वायत्त को हम फिर से दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक आपका अनुकंपी तंत्रिका तंत्र यानी कि सिंपैथेटिक, और एक आपका परानुकंपी तंत्रिका तंत्र यानी कि परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। बताओ इसमें किसी को डाउट? बहुत सिंपल सी बात है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो आपका ब्रेन और स्पाइनल कोड वाला पार्ट है उसको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और परिधीय तंत्रिका तंत्र को हमने फिर से दो भागों में बांट दिया, कायिक और स्वायत्त। स्वायत्त के फिर से दो भाग, अनुकंपी और परानुकंपी। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जो जो चीजें मैंने बताई हैं अभी तक वो आपको ध्यान में रखना है। तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति, एक्टोडर्म। तंत्रिका तंत्र क्यों होता है हमारे शरीर में, क्या काम करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि तंत्रिका तंत्र क्या काम करता है तो आपको चीजें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आपका बेसिक ही कमजोर रह गया, तो आगे की चीजें जो डिफिकल्टी आएगी थोड़ी बहुत वो आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ले लो फटाफट, ले लो इसका बेटा। अब देखो, अब ये जो तंत्रिका तंत्र होता है इसका निर्माण दो प्रकार की कोशिकाएं मिलकर करती हैं। इसका निर्माण दो प्रकार की कोशिकाएं मिलकर करती हैं। तंत्रिका तंत्र, इसका जो निर्माण है वो दो प्रकार की सेल्स होती है, दो सेल्स, दो प्रकार की कोशिकाएं। वो कौन कौन सी होती है? एक सेल होती है जिसको अपन कहते हैं न्यूरॉन, जिसे अपन क्या कहते हैं? न्यूरॉन। हिंदी में बात करूं तो तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका। और दूसरी जो सेल इसमें होती है उसको कहते हैं न्यूरोग्लियल, न्यूरोग्लियल सेल। समझ गए मेरी बात को? तंत्रिका तंत्र के प्रकार कितने? दो। कौन कौन से? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र का निर्माण कितनी प्रकार की सेल मिलकर करती हैं? दो, न्यूरॉन, न्यूरोग्लियल, न्यूरॉन, न्यूरोग्लियल। यहां पे जो न्यूरोग्लियल सेल्स हैं उस पे हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना, हमें केवल ये समझना है कि यहाँ पे जो मुख्य कोशिका होती है वो कौन सी होती है? आपकी न्यूरॉन होती है, तंत्रिका कोशिका होती है। और इसी न्यूरॉन को तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन। क्या हो जाएगी? न्यूरॉन। तो यहां पे लिखेंगे अपन कि तंत्रिका तंत्र की जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो है वो कौन होती है? न्यूरॉन होती है। बताओ इसमें कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। न्यूरॉन जो है वो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। क्लियर है इतनी बातें? इतनी बातें क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है कि नहीं ये बताओ? अगर इतनी बातें क्लियर है तो फिर अपन जंप करते हैं किसके ऊपर? न्यूरॉन के ऊपर, क्योंकि अब हमें किसको पढ़ना है? न्यूरॉन को, न्यूरॉन की संरचना, तंत्रिका तंत्र की संरचना। अब अपन इसको पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या किया? अपना बेसिक बनाया, पीछे से अपन ने एक रोटेशन पकड़ा। अब अपन को रोटेशन समझ में आ गया, पीछे वाली चीजें जो है इमेज हमारी क्लियर हो गई। अब हम न्यूरॉन की संरचना को देखेंगे। समझ गए मेरी बात को? अब अपन क्या देखेंगे? न्यूरॉन, तंत्रिका तंत्र की संरचना देखेंगे। ठीक है, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फटाफट ले लो। बेटा चलो, अब इसकी संरचना देखने से पहले अपन एक चीज और देख लेते हैं कि ये जो न्यूरॉन है, ये तंत्रिका कोशिका जो है ये भी दो प्रकार की होगी।
तंत्रिका कोशिका भी दो प्रकार की होती है। अब अपन तंत्रिका तंत्र की नहीं बात कर रहे हैं, अब अपन बात कर रहे हैं तंत्रिका कोशिका, जिसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूरॉन। अपन इसकी बात कर रहे हैं। अब जो न्यूरॉन होती है ना, ये दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन क्या होती है? मोटर न्यूरॉन को हिंदी में कहते हैं, या तो आप चालक कह दो, या तो आप चालक कह दो, या आप प्रेरक कह दो, चालक या प्रेरक तंत्रिका। और एक होती है यहां पे सेंसरी न्यूरॉन। सेंसर, सेंसर का मतलब तो समझते हो, सेंसरी न्यूरॉन। इसका क्या मतलब हो? हिंदी में मतलब हो जाएगा संवेदी तंत्रिका। संवेदी तंत्रिका। बताओ कोई डाउट? तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन्स दो प्रकार की होती है, एक मोटर न्यूरॉन यानी कि चालक तंत्रिका, एक सेंसरी न्यूरॉन यानी कि संवेदी तंत्रिका। अब दो अलग अलग अगर न्यूरॉन है तो इसका मतलब कुछ अलग अलग काम होगा इनका, तभी तो अलग अलग है ना? तो अलग काम क्या है? जो मोटर न्यूरॉन है, या पहले अपन सेंसरी न्यूरॉन को कहें। सेंसरी न्यूरॉन जो होती है, ये आपके शरीर अंग से उद्दीपन को मस्तिष्क में ले जाती है। कहां पे? मस्तिष्क में ले जाती है। समझ में आ जाएगा, आप टेंशन मत लो, मैं समझाऊंगा ना आपको, पूरी चीजें समझाऊंगा। यहां पे ये जो है वो उद्दीपन को मस्तिष्क में ले जाएगी शरीर अंगों से, और फिर ये क्या करेगी? यह मस्तिष्क से संकेत को शरीर अंगों तक ले जाएगी। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, अभी समझ आ जाएगा। ये है आपका ब्रेन। यहां पे मैं चाहे ब्रेन कहूं या फिर मैं कहूं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक ही बात है। यहां पे चाहे मैं ब्रेन कहूं या सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहूं, एक ही बात है, क्योंकि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का ही भाग है। और यहां पे है हमारा बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स मतलब शरीर के भाग, ठीक है? यहां पे हमारा क्या है? बॉडी पार्ट्स। अब इसको समझना है। मान लो आपने, वही एग्जांपल मैं फिर से देता हूं, गर्म पानी वाला। आपने गर्म पानी का जो बाउल है उसमें हाथ डाल दिया, तो आपके हाथ को ये नहीं पता चलेगा कि ये पानी गर्म है, लेकिन आपके हाथ के अंदर जो तंत्रिका कोशिका फैली हुई है, जो न्यूरॉन फैली हुई है, वो ये संकेत मस्तिष्क तक ले जाएगी। तो जो तंत्रिका कोशिका यहां से संकेत मस्तिष्क तक ले जाती है, वो होती है सेंसरी न्यूरॉन। वो कौन सी होती है? सेंसरी न्यूरॉन यानी कि संवेदी तंत्रिका। और अब वो संकेत मस्तिष्क के पास गया, मस्तिष्क ने वहां से वापस संकेत भेजा कि पानी गर्म है, पानी गर्म है, हाथ हटा ले। तो ये जो संकेत जो वापस शरीर के इस हाथ तक लेके आएगा, शरीर का भाग ही तो है हाथ, तो वापस इस तक जो लेके आएगा संकेत, वो जो होती है वो होती है चालक तंत्रिका। बताओ अब समझ में आया? ये लाइन इतनी ऊपर कैसे खींची है? चालक तंत्रिका। बताओ अब समझ में आया? सिंपल सी बात है कि जो संवेदन को या उद्दीपन को मस्तिष्क तक ले जाती है वो संवेदी तंत्रिका कोशिका, और मस्तिष्क से वापस शरीर के अंग तक जो संकेत लाती है वो चालक तंत्रिका। क्लियर? एकदम क्लियर? बहुत सिंपल। चलो अब अपन पढ़ेंगे तंत्रिका कोशिका की संरचना। ठीक है? तो मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसका डायग्राम बनाऊं। ये रहा आपके सामने डायग्राम तैयार। ये किसका डायग्राम है? न्यूरॉन की संरचना। अपन पढ़ रहे हैं न्यूरॉन की संरचना, तो ऑब्वियसली न्यूरॉन का डायग्राम है। अब अपन इसको एक एक करके समझेंगे। पहले अगर आप डायग्राम बनाना चाहें तो वीडियो पॉज करके आप बना सकते हैं, लेकिन फिर अपन इसको समझेंगे। अब ये हमारे पास क्या है? न्यूरॉन है। सबसे पहले न्यूरॉन कैसा दिखता है? ऐसा। ये हमने एक न्यूरॉन लिया है, ठीक है? एक तंत्रिका कोशिका ली है। अब इसको समझते हैं। सबसे पहले इसका जो ऊपर वाला ये जो भाग है, इससे ऊपर वाला, समझ रहे मेरी बात को? ये जो इससे ऊपर वाला ये भाग है, इसको अपन क्या कह देते हैं? इसको कह देते हैं अपन, इससे ऊपर वाला भाग जो है इसे कहते थे सेल बॉडी।
सेल बॉडी, जिसको सोमा भी कह सकते हैं। किससे ऊपर ऊपर बड़ा भाग? इससे ऊपर बड़ा, यानी कि ऊपर जो बड़ा चौड़ा वाला भाग दिखाई दे रहा है ये भाग कहलाता है सेल बॉडी। ठीक है, ये भाग क्या कहलाता है? सेल बॉडी। अब यहां पे इसके अंदर ये जो गोलाकार संरचना दिख रही है, ऑब्वियसली बात ये क्या हो सकता है? केंद्रक हो सकता है। ये क्या है? केंद्रक है। और यहां पे ये जो संरचना निकली हुई है, ये वाली, ये जो संरचना है इसको अपन क्या कह देते हैं? डेंड्राइट्स। क्या कह देते हैं? डेंड्राइट्स। अब इसको हिंदी में द्रुमाक्स कहते हैं, पता नहीं ऐसा कुछ कहते हैं, लेकिन अगर आप सोचो ऐसे डेंड्राइट्स लिख के आ गया तो आपने जो द्रुमाक्स याद किया वो क्या काम आएगा? आपको डेंड्राइट्स भी याद करना पड़ेगा, कंफर्म है। तो दो नाम याद रख के आप क्या साबित करना चाहोगे? एक ही, इससे अच्छा एक ही याद रख लो, डेंड्राइट्स। इसलिए मैं कहता हूं कि इंग्लिश में याद रखना हमारे लिए सहूलियत का काम है। ठीक है, चलो ये अपन के डेंड्राइट्स। और ये जो नीचे वाला आपको जो भाग दिखा रहा है, ये भाग कहलाता है, ये पूरा भाग क्या कहलाता है? एक्सोन। क्या कहलाता है? एक्सोन। क्लियर? ऊपर जो ये संरचना लिख रही रहती है डेंड्राइट्स, ये वाला भाग एक्सोन, ये केंद्रक। इसके अंदर ये जो फ्लूइड भरा रहता है, इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको अपन कहते हैं न्यूरोप्लाज्म। क्या कहते हैं? क्योंकि न्यूरॉन की बात करेंगे तो न्यूरोप्लाज्म होगा, सेल की बात करेंगे तो साइटोप्लाज्म होगा, तो न्यूरोप्लाज्म। इसी को ही अपन क्या कह सकते हैं? एक्सोप्लाज्म भी कह सकते हैं। ठीक है, और यहां पे ये जो इसकी झिल्ली है, ये जो झिल्ली है, ये पूरी झिल्ली, ये अंदर की तरफ झिल्ली दिखाई दे रही है, ये जो झिल्ली है, इस झिल्ली को अपन क्या नाम देंगे? एक्सोलीमा। क्या कहेंगे? एक्सोलीमा। लीमा का मतलब समझते हैं, झिल्ली को ही लीमा कहते हैं। एक्सोलीमा कौन सी? ये इसकी झिल्ली। अब यहां पे ये जो कण पाए जाते हैं, ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं इसके अंदर, ये ग्रेन्यूल्स कहलाते हैं निशल के कण या निसल्स ग्रेन्यूल, निसल कण। अब एक चीज यहां पे समझने लायक जो बात है वो ये है कि जो निसल के कण है वो आपके एक्सोन वाले पार्ट्स में नहीं है। ये जो है ये एक्सोन के अंदर जो दिखाई दे रहा है ये निसल के कण नहीं है, ये एक अलग चीज है, मैं बताऊंगा। लेकिन जो ये निसल के कण है ये आपके सिर्फ और सिर्फ एक तो सेल बॉडी वाला पार्ट्स और एक डेंड्राइट्स, यहाँ पे डेंड्राइट्स के अंदर भी ये प्रेजेंट है। यानी कि जो निसल के कण हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके सेल बॉडी और डेंड्राइट्स में पाए जाते हैं, एक्सोन में नहीं मिलते। ठीक है, इतनी बातें क्लियर जो भी मैंने बताया। चलो अब यहाँ पे जब आप देखेंगे एक्सोन के ऊपर ये जो परत है, इसके ऊपर एक आच्छादन है, इसको अपन कहते हैं माइलिन आच्छादन। ये किसकी परत है? इसको अपन कहेंगे माइलिन आच्छादन, या इंग्लिश में माइलिन सीथ। माइलिन आच्छादन, आच्छादन का मतलब होता है ढका रखना, इसको कहते हैं माइलिन आच्छादन। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये जो सीथ है, ये जो इसके ऊपर कवरिंग है, ये पूरी तरीके से नहीं है, कहीं कहीं पे ये एब्सेंट है। जैसे कि यहाँ पे कवरिंग नहीं है, तो यहाँ पे जहां पे ये माइलिन सीथ एब्सेंट है ना, उसको अपन कह देते हैं रेनवियर के नोड, रेनवियर नोड। ये बात भी समझ में आती। अब ये जो माइलिन सीथ है इसके अंदर एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है, इसको अपन कहते हैं सवान कोशिका। क्या कहते हैं? सवान कोशिका। और एक्सोन का जो अंतिम पार्ट्स है, अंतिम भाग है, इसको अपन कहते हैं एक्सोन बल्ब। क्या कहते हैं? एक्सोन बल्ब। ये है इसकी लेबलिंग। एक एक चीज आपको समझ में आ गई होगी। अपन ने जितने भी नाम लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नाम मैंने बताए हैं। क्या इसमें कोई डाउट है आपको? कोई चीज आपको समझ में नहीं आई? अगर समझ में आ गई है तो स्क्रीनशॉट ले लो, अगर समझ में आ गई है तो स्क्रीनशॉट ले लो। इसके अंदर आपको लिख लेना है निसल कण जो होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ डेंड्राइट्स और सेल बॉडी में पाया जाता है, एक्सोन में अनुपस्थित। मैं लिख देता हूं, तुम तो कुछ नहीं लिखोगे। एक्सोन में अनुपस्थित। ठीक है, एक्सोन में अनुपस्थित। आप भले नीचे भी लिख सकते हैं कि निसल के कण जो है वो केवल सेल बॉडी और डेंड्राइट्स में पाए जाते हैं, एक्सोन में अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया। एक बार फिर से समझा देता हूं। ऊपर वाला जो भाग है इसको सेल बॉडी
अब इसमें दो भाग है, एक इसके अंदर न्यूक्लियस यानी कि केंद्र, और ये जो शाखाएं इसमें ब्रांचिंग जो निकली रहती है इसको अपन कहते हैं डेंड्राइट्स। यहाँ पे इन दोनों के अंदर, डेंड्राइट्स के अंदर भी और सेल बॉडी के अंदर मिसल कण पाए जाते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे इसके अंदर जो फ्लूइड रहता है वो न्यूरोप्लाज्म कहलाएगा। तंत्रिका तंत्र की जो झिल्ली होती है उसको अपन कहते हैं एक्सोलीमा। क्या कहते हैं? एक्सोलीमा। अब यहाँ पे ये जो झिल्ली है इसके ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है, एक आच्छादन पाया जाता है जिसे अपन कहते हैं माइलिन का आच्छादन। ये आच्छादन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं होता है, सतत रूप से नहीं होता है, कहीं कहीं पे ये एब्सेंट होता है। जहां पे एब्सेंट होता है उसको अपन कह देते हैं रेनवियर के नोड। और रेनवियर के नोड ये हो गया। उसके बाद ये जो आच्छादन है इसके अंदर विशेष प्रकार की सेल होती है जिसको अपन सवान कोशिका कहते हैं। और यहाँ पे इसका जो अंतिम भाग है, एक्सॉन का अंतिम भाग है, उसको अपन कहते हैं एक्सॉन बल्ब। ठीक है, तो आप इन चीजों को अगर अलग से नीचे नोट करके लिखना चाहो तो भी लिख लो। अब इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, एक एक चीज यहाँ पे आपको नहीं लिखाऊंगा, एक बार मैं बता देता हूँ, आप उसको लिख लेना। जैसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि निसल के कण जो है वो केवल और केवल डेंड्राइट्स और सेल बॉडी में पाए जाते हैं, यहाँ पे एक्सॉन में अनुपस्थित होते हैं। पहला पॉइंट ये लिखोगे। दूसरा, तंत्रिका तंत्र की जो झिल्ली होती है उसको एक्सोलीमा कहते हैं। झिल्ली के ऊपर जो एक कवरिंग पाई जाती है, जो आच्छादन पाया जाता है, उसको माइलिन आच्छादन कहते हैं। ये जो माइलिन आच्छादन है ये सतत रूप से नहीं होता है, कहीं कहीं पर अनुपस्थित होता है, जिसको अपन रेनवियर के नोड कहते हैं। ये लिख लोगे ना ऐसे तो, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि इस माइलिन के आच्छादन में विशेष प्रकार की कोशिका होती है जिसे सवान कोशिका कहते हैं। और एक्सॉन का जो अंतिम भाग है उसको अपन एक्सॉन बल्ब कहते हैं। ये 5-6 पॉइंट है, आप लिखना चाहो तो लिख लो। अगर आपको समझ में आ गया, आपको लगता है कि मैं यहां से सारी चीजें मुझे क्लियर है, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपको लगता है नहीं मुझे लिखना है, तो आप नीचे पॉइंट करके लिख दो। ठीक है, इतनी बातें आपको अगर समझ में आ गई तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इतनी बातें आपको समझ आ गई? चलो अब मैं मिटा रहा हूं इसको। अब हमारे तंत्रिका तंत्र जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया, सॉरी न्यूरॉन की संरचना। अब हमें पढ़ना है तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति कैसे होती है, यानी कि तंत्रिका आवेग जो है वो उत्पन्न होते कैसे हैं भाई साहब, ये चीज हमें देखनी है ना। अब हमारा टॉपिक क्या रहेगा? तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति। टॉपिक समझ आ गया? तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति, नर्व इंपल्स कैसे जनरेट होती है, ये चीज हमें देखनी है। एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले तो तंत्रिका आवेग उत्पन्न क्यों होता है, उसका कारण क्या है, कैसे होता है, वो तो अलग चीज है, उसको तो एक पूरा प्रोसेस है, वो हम देखेंगे। पोलराइजेशन क्या होता है, डीपोलराइजेशन क्या होता है, रीपोलराइजेशन। लेकिन होता है क्यों है, किस वजह से होता है, ऐसा क्या चीज उसके अंदर होती है जिसकी वजह से ये जनरेट होता है नर्व इंपल्सेस, तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति क्यों होती है। तो इसका सिंपल सा कारण है कि जो आपकी एक्सॉन है, जो आपकी एक्सॉन है उसकी झिल्ली क्या होती है, एक्सोलीमा होती है। तो उस एक्सोलीमा के बाहर और उस एक्सोलीमा के अंदर, या फिर मैं ये कहूं कि तंत्रिका कोशिका के बाहर और तंत्रिका कोशिका के अंदर Na+ यानी कि सोडियम और K+ यानी कि पोटेशियम, ये जो दो आयन है, इन दोनों आयनों की सांद्रता में परिवर्तन होता है, और उस परिवर्तन की वजह से सांद्रता प्रवणता उत्पन्न होती है, और उसी से तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति होती है। नहीं समझ आया? सुनो, ये मैंने आपका बनाया छोटा सा एक्सोन, ये क्या है, एक्सोन, और ये आपकी क्या है, एक्सोलीमा, है ना। इस एक्सोलीमा के बाहर की तरफ जो Na+ और K+ आयन है, और इसके अंदर की तरफ जो Na+ और K+ आयन है, उसकी संख्या अलग अलग होती है। बाहर Na+ ज्यादा है, या बाहर K+ ज्यादा है, या अंदर की तरफ Na+ ज्यादा है, K+ ज्यादा है। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि झिल्ली के बाहर और अंदर Na+ और K+ आयनों की संख्या अलग अलग होती है, और उसकी वजह से सांद्रता प्रवणता उत्पन्न होती है, और उसी से तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति होती है। समझ आ गया तंत्रिका आवेग क्यों उत्पन्न होता है? इतनी बात समझ आ गई कि तंत्रिका आवेग जो है वो उत्पन्न ही क्यों होता है, इसका रीजन क्या है सर, हमें सबसे पहले यही बता दो। तो लिख लो यहाँ पे पॉइंट जो मैंने अभी बताया आपको।
तंत्रिका आवेग उत्पत्ति हेतु मुख्यतः Na+ व K+ आयन उत्तरदायी होते हैं। क्योंकि एक्सोलीमा, या फिर मैं यूं कहूं तंत्रिका कोशिका, एक ही बात है, तंत्रिका कोशिका, एक्सोलीमा या तंत्रिका कोशिका के बाहर व अंदर इनकी सांद्रता, या आप संख्या भी लिख सकते हैं, सांद्रता अलग अलग होने की वजह से, अलग अलग होने की वजह से सांद्रता प्रवणता उत्पन्न होती है। क्लियर? समझ आ गई भाई कि जो बाहर और अंदर Na+ और K+ आयन है उनकी कंसंट्रेशन अलग अलग होती है और उसकी वजह से तंत्रिका आवेग उत्पन्न होते हैं। ये तो बात हुई कि उत्पत्ति क्यों होती है। अब हमें समझना है कि कैसे होती है, प्रोसेस देखना है हमको। ठीक है, तो एक छोटा सा डायग्राम मैं आपको बना के बताऊं, ठीक है, उससे चीजें आपको समझनी है, फिर अपन एक एक करके पढ़ेंगे। ये मैंने जो डायग्राम बनाया है, ये इसको लिख लो, फिर अपन बनाएंगे इसको। पहले इसको लिख लो, आप लिख लिया? चलो, ये मैंने डायग्राम बनाया एक्सोन का। तंत्रिका कोशिका कैसी होती है आपने अभी देखी कि जो तंत्रिका कोशिका होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है ना, जैसे भी बनी है। तो ये इसका एक्सोन वाला पार्ट है, मैंने ये एक्सोन वाला पार्ट यहाँ पे लिया है, इसको बड़ा करके दिखाया है, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, मैं आपको बता दे रहा हूँ हर चीज। अब ये एक्सोन है, ये क्या है? एक्सोन है। अब आप सबको पता है कि जो एक्सोन की जो झिल्ली होती है उसको अपन क्या कहते हैं? एक्सोलीमा कहते हैं। तो ये आपकी एक्सोलीमा, और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसको अपन क्या कह देंगे? एक्सोप्लाज्म कह देंगे, एक्सोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। अब यहां पे इसके बाहर की तरफ जो फ्लूइड है, एक जो फ्लूइड इस कोशिका के बाहर की तरफ है उसको अपन कहेंगे ECF। बाहर की तरफ जो फ्लूइड है यहां पे, इसको अपन कहेंगे ECF, यानी कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, बाह्य कोशिकीय द्रव, है ना। और अंदर की तरफ जो फ्लूइड है उसको अपन कहेंगे ICF, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, यानी कि अंतर कोशिकीय द्रव। लिख लो हिंदी, बाह्य कोशिकीय द्रव, अंतर कोशिकीय द्रव, एक्सटर्नल सेल्यूलर फ्लूइड, इंटरनल सेल्यूलर फ्लूइड, यानी कि जो फ्लूइड सेल के बाहर है वो एक्सटर्नल सेल्यूलर, नाम से समझ पा रहे हैं, इंग्लिश कितनी आसान है देखो। और जो फ्लूइड सेल के अंदर है, इंटरनल सेल्यूलर फ्लूइड। क्लियर? ठीक, इतनी बातें आपको क्लियर होगी। अब ये जो एक्सोलीमा है, हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि एक्सोलीमा के बाहर और अंदर जो Na+ आयन है और जो K+ आयन है उसकी सांद्रता क्या होती है? अलग अलग होती है, इनकी संख्या में डिफरेंस होता है, और उसी वजह से यहां पे तंत्रिका आवेग जो है वो उत्पन्न होगा। तो ये डायग्राम एक बेसिक डायग्राम है जो आपको यहां पे समझना था। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? इन चीजों को मिटा सकता हूं मैं। अब सबसे पहला जो हमारा स्टेप है इसके अंदर वो होता है ध्रुवीकरण। क्या होता है? ध्रुवीकरण। ये इसका पहला स्टेप है तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति का, ध्रुवीकरण, यानी कि पोलराइजेशन।
पोलराइजेशन। ध्रुवीकरण कहते किसे हैं? जब तंत्रिका कोशिका सामान्य अवस्था में हो, जब तंत्रिका कोशिका विश्राम अवस्था में हो, यानी कि जब तंत्रिका कोशिका को किसी भी प्रकार का उद्दीपन नहीं मिला है, कोई स्टिमुलाई नहीं मिली है। जैसे अभी मैं खड़ा हूं तो मेरी तंत्रिका कोशिका को कोई स्टिमुलाई नहीं मिल रहा है। तो जो सामान्य अवस्था है, विश्राम अवस्था है, या उद्दीपन अनुपस्थिति की जो स्टेज है, उसको अपन ध्रुवीकरण कहते हैं। समझ गए मेरी बात को? ध्रुवीकरण किसे कहते हैं? सामान्य अवस्था या विश्राम अवस्था या फिर उद्दीपन अनुपस्थित होने पर। यह पॉइंट क्लियर? ध्रुवीकरण कहते किसे हैं? ध्रुवीकरण वह अवस्था होती है जब तंत्रिका कोशिका को कोई भी उद्दीपन नहीं मिला है, विश्राम अवस्था में है, उसको ध्रुवीकरण कहते हैं। इसके दौरान क्या होता है, अभी हमें यह देखना है कि ध्रुवीकरण के दौरान क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, तो ध्रुवीकरण के दौरान जो सबसे पहली चीज यहां पे होगी वो ये होगी, यहां पे मुझे गेट भी समझाने, आपको 3 प्रकार के गेट होते हैं। कहां पे समझना होता? चलो एक बार इसको लिख लेते हैं कि ध्रुवीकरण के अंदर होता क्या है, ध्रुवीकरण की स्टेज में होता क्या है। तो यहां पे क्या होता है, जब सामान्य अवस्था में, यानी कि यही मैं बात लिख रहा हूं, सामान्य अवस्था में, अर्थात उद्दीपन न मिलने पर, एक ही बात है, अर्थात करके लिखा है मतलब एक ही बात है, उद्दीपन न मिलने पर जो एक्सोलिमा है, जो इसकी झिल्ली है, वो K+ आयन के लिए सामान्य अवस्था में नहीं मिलने पर एक्सोन की झिल्ली या एक्सोलिमा, एक ही बात है, एक्सोन की झिल्ली K+ आयन के लिए, K+ आयंस के लिए Na+ आयन की तुलना में बहुत अधिक पारगम्य होती है, बहुत अधिक पारगम्य होती है। बात यहां पे ये हो रही है कि जब उद्दीपन नहीं मिल रहा ना, तो उस कंडीशन में, यानी कि विध्रुवित अवस्था में, जो एक्सोलिमा है उसकी पारगम्यता क्या होगी, K+ के लिए ज्यादा होगी। यानी कि K+ की पारगम्यता ज्यादा होने का मतलब K+ अंदर ज्यादा आ सकते हैं, Na+ उतने नहीं आएंगे, क्योंकि इसकी पारगम्यता ही कुछ इस प्रकार की है कि K+ जो है वो ज्यादा अंतर प्रवाहित होंगे, जबकि Na+ जो है उसके लिए लगभग ये क्या होती है, अपारगम्य, अपन इसको मान सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये चीज आप समझ गए। अब ध्रुवीकरण के अंदर क्या होगा, इसको मैं हटा दूं या फिर ये रहने, ध्रुवीकरण स्टेज में क्या होगा, बाहर की तरफ, झिल्ली के बाहर की तरफ होगा प्लस और अंदर की तरफ होगा माइनस। ये आपको याद रखना है कि जो ध्रुवीकरण स्टेज होती है उस समय बाहर की तरफ होता है प्लस और अंदर की तरफ होता है माइनस। तो आपको ध्रुवीकरण में क्या क्या बातें याद रखनी है, ध्रुवीकरण स्टेज में क्या होता है। सबसे पहले ध्रुवीकरण कहते हैं किसे, कंफ्यूज नहीं होना, मैं एक एक चीज को दोबारा बताऊंगा। ध्रुवीकरण का मतलब समझना पहले कि ध्रुवीकरण का मतलब है कि इस समय कोशिका को कोई भी स्टिमुलाई, कोई भी उद्दीपक नहीं मिल रहा है, सामान्य अवस्था में है, ये इसका मतलब हुआ। अब इसके अंदर होता क्या है हमें ये देखना है। तो सबसे पहली कंडीशन, इसके अंदर जो एक्सोलिमा है वो एक्सोलिमा K+ आयंस के लिए बहुत ज्यादा पारगम्य होती है Na+ की तुलना में। कितनी, 100 गुना से भी अधिक पारगम्य होती है। यानी कि अपन ये मान सकते हैं कि Na+ के लिए लगभग अपारगम्य। जब 100 K+ अंदर आ रहे हैं तो उस समय लगभग एक आध जो है वो Na+ भी अंदर आ रहा है, तो अपन ये कह सकते हैं कि लगभग Na+ के लिए अपारगम्य होती है। और इसकी वजह से अंदर जो है वो अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन बहुत ज्यादा होते हैं,
अंदर क्या होते हैं, इसके नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसकी वजह से जो झिल्ली है उसके बाहर की तरफ धनायन और अंदर की तरफ ऋणायन ऐसी स्टेज बन जाती है। यानी कि ये आपकी झिल्ली है, इसके बाहर की तरफ पॉजिटिव और अंदर की तरफ नेगेटिव, ये स्टेज होती है ध्रुवीकरण की अवस्था में। ये स्टेज किसमें होती है, ध्रुवीकरण की अवस्था में होती है। ठीक है, अब यहां पे इस स्थिति में जो विभव उत्पन्न होगा, जो क्रियात्मक विभव उत्पन्न होगा, उसका मान कितना है, क्रियात्मक विभव जो उत्पन्न होगा उसका मान है -70 मिलीवोल्ट। उसका मान कितना है, -70 मिलीवोल्ट, और इसको अपन कहते हैं विराम कला विभव। तो एग्जाम में सवाल आ जाए, विराम कला विभव का मान कितना होता है, या ध्रुवीकरण अवस्था में जो क्रियात्मक विभव उत्पन्न होता है उसका मान कितना होता है, -70 मिलीवोल्ट, और इसको नाम दिया जाता है विराम कला विभव। क्लियर है? कितनी बातें आपको याद रखनी है, पहले ध्रुवीकरण कहते किसे हैं, फिर ध्रुवीकरण के अंदर होता क्या है, ठीक है, फिर तीसरी बात ध्रुवीकरण के अंदर बाहर की तरफ प्लस अंदर की तरफ माइनस, फिर चौथी बात यहाँ पे जो विभव उत्पन्न होता है उसका मान कितना होता है, उसे कहते क्या है। मुख्यतः 4 बातें याद रखनी है। डन है? अब मुझे आपको 3 गेट समझाने हैं। अब आप कहेंगे सर क्या गेट गेट कर रहे हो, गेट क्या होते हैं, चैनल। सर चैनल भी नहीं समझ में आ रहा, तो मैं क्या करूं, चलो मैं क्या करूं, क्या मैं समझाऊंगा। 3 प्रकार के चैनल यहाँ पे होते हैं। कितने? 3 प्रकार के, लेकिन वो 3 प्रकार लिखूं कहां, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। ये आपका ध्रुवीकरण स्टेज कंप्लीट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? अब मैं मिटा रहा हूं इसको। हालांकि मुझे ये चैनल आपको पहले बता देने चाहिए इसको शुरू करने से, लेकिन क्या कहते हैं, भूल गया, तो भूल गया तो अभी बता देते हैं। 3 प्रकार के चैनल होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। एक होते हैं आयन चैनल, एक होते हैं आयन चैनल, एक होता है सोडियम पोटेशियम पंप, और एक होते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल। इसको आप अलग से हेडिंग लगा करके ऊपर की तरफ भी लिख सकते हो, जो आपकी नोटबुक है ना उसके ऊपर एक डब्बा आता है लाल लाइन के ऊपर, उसके ऊपर लिख लो, अगर जगह है तो, नहीं है तो नीचे ही लिख दो, आपको समझ में आना चाहिए जहां पे भी लिखना। 3 प्रकार के चैनल होते हैं, एक होता है आयन चैनल, एक होता है सोडियम पोटेशियम पंप, और एक होता है वोल्टेज गेटेड चैनल। यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आयन चैनल है तो ये आयन चैनल 2 होंगे। कितने होंगे? 2। क्यों होंगे 2? क्योंकि सोडियम के लिए अलग होगा और पोटेशियम के लिए अलग होगा। वोल्टेज गेटेड चैनल भी कितने होंगे? 2 होंगे। सोडियम के लिए अलग होगा सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, पोटेशियम के लिए अलग होगा पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। ये 2 होते हैं, जबकि ये कितना होता है? एक ही होता है। नाम ही आया सोडियम पोटेशियम पंप, हो गया बस काम। ये 2 नहीं होते, ये एक ही होता है। और क्या बात सर, ये 2 है, ये एक ही है। और सुनो, ये जो आयन चैनल होता है इसमें एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि ये पैसिवली काम करता है, जबकि इसमें भी एटीपी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इन दोनों की विशेषताएं समान आ रही है, 2 है, एटीपी की आवश्यकता नहीं है, यानी कि पैसिवली काम करेगा। जबकि ये होता है एक्टिव, ये क्या होता है? एक्टिव होता है, इसको एटीपी चाहिए काम करने के लिए। अब एक चीज आप खुद समझ सकते हैं कि जिसको मान लो इसको एटीपी नहीं चाहिए, तो ये सांद्रता प्रवणता के अनुरूप काम करेगा, ये सांद्रता प्रवणता के अनुरूप काम करेगा। इसको भी एटीपी नहीं चाहिए, ये भी सांद्रता प्रवणता के अनुरूप काम करेगा। जबकि इसके अंदर ऊर्जा है, ये एटीपी का उपयोग कर रहा है, तो ये सांद्रता प्रवणता के विपरीत काम करेगा। नहीं समझ में आया? मान लो एक बहुत तेज हवा चल रही है, बहुत बहुत ज्यादा तेज हवा चल रही है, आंधी की अवस्था है, और उस आंधी की अवस्था में अगर आपके पास एनर्जी नहीं है, आप दुबले पतले हैं, जैसे कि मैं मेरी बात करूं, तो मेरे अंदर अगर एनर्जी नहीं है तो जो हवा है मैं उसी हवा के साथ उधर भागूंगा, है ना। मैं ऐसा तो है नहीं मैं हवा के सामने चला जाऊंगा, मेरे पास एनर्जी नहीं है तो, है ना। तो अगर हवा तेज चल रही है तो हवा का डायरेक्शन मान लो इसमें है, ये डायरेक्शन हवा का इधर से इधर जा रही है, तो मैं भी इधर से इधर ही जाऊंगा हवा की झपेटों के साथ। और अगर आप एक बहुत बलवान व्यक्ति है ना, हष्ट-पुष्ट व्यक्ति है, तो हवा इधर चल रही है, आपके आ जाओ सामने, है ना, क्योंकि आपके पास एनर्जी है, तो आप उसके विपरीत भी जा सकते हैं। लेकिन कब? जब आपके पास एनर्जी। अगर आपके पास एनर्जी नहीं है तो आपको
उसके डायरेक्शन में ही चलना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है भाई, ऑप्शन नहीं है, क्या करें। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है कि इनके पास एटीपी तो है नहीं, ये तो पैसिवली काम कर रहे हैं, तो ये जो है वो सांद्रता प्रवणता के अनुरूप, अनुरूप मतलब उसके डायरेक्शन में काम करते हैं, क्योंकि ये सांद्रता प्रवणता के विपरीत काम करेगा। तो ये पॉइंट भी आप लिख लेना, ठीक है। और क्या है, आयन चैनल जो होते हैं इसके बारे में याद रखना, ये हमेशा खुले रहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमेशा खुले रहते हैं, हमेशा खुले रहते हैं। जबकि सोडियम पोटेशियम पंप की बात करूं या वोल्टेज गेटेड चैनल की बात करूं तो ये कब खुलेंगे, ये कब खुलेंगे। सोडियम पोटेशियम पंप जो है ये सामान्य अवस्था में खुलते हैं, ये सामान्य या विश्राम अवस्था, एक ही बात है मैं बार बार बता रहा हूं, सामान्य या विश्राम अवस्था में खुले रहते हैं। और ये जो है ये आपके उद्दीपन मिलने पर खुलते हैं, उद्दीपन मिलने पर खुलते हैं। बताओ इन तीनों चैनल के अंदर कोई डाउट है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, जब तक आप इसको डाउट रखोगे तो डाउट रहेगा, और दिमाग को एकदम क्लियर करके पढ़ोगे तो डाउट रहेगा ही नहीं। आयन चैनल हमेशा खुले, हमेशा खुले। सोडियम पोटेशियम पंप ये जब विश्राम अवस्था होगी तब खुले रहेंगे, और ये कब खुलेंगे, जब उद्दीपन मिलेगा तब खुलेंगे, उद्दीपन मिलेगा तब खुलेंगे, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं ध्रुवीकरण की जो अवस्था है उसमें इन चैनल की क्या स्थिति होती है, बता सकते हो। अगर आपने ध्रुवीकरण को ढंग से समझा है तो आप मुझे बताओ कि जो आयन चैनल है, सोडियम पोटेशियम पंप है और वोल्टेज गेटेड चैनल है, इनकी क्या कंडीशन रहती है। क्या कंडीशन का मतलब है कि कौन सा खुला रहता है और कौन सा बंद रहता है, बताओ बताओ, सोच लिया दिमाग में, बताओगे तो कहां, लाइव तो चल नहीं रही है। अब मैं बताऊं, देखो सबसे पहले मैं अगर बात करूं आयन चैनल की, तो आयन चैनल तो हमेशा खुले रहते हैं, इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना, जो दिमाग लगा रहा है वो क्या है, गधा है, हमेशा खुले, यानी कि ध्रुवीकरण स्टेज में आयन चैनल खुले रहेंगे। बात करूं सोडियम पोटेशियम पंप की, तो ये कब खुलते हैं, जब कोई भी उद्दीपन नहीं है, यानी कि विश्राम अवस्था में। और ध्रुवीकरण में भी अपन ने क्या पढ़ा कि यहाँ पे कोई भी उद्दीपन नहीं होता है, मतलब यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप भी क्या रहेंगे, खुले रहेंगे, क्लियर। बात करूं वोल्टेज गेटेड चैनल की, तो ये जो है ये उद्दीपन मिलने पर खुलते हैं, और यहाँ पे उद्दीपन है नहीं, इसका मतलब वोल्टेज गेटेड चैनल क्या रहेंगे, बंद रहेंगे, क्लियर है। वोल्टेज गेटेड चैनल क्या रहेंगे, यहाँ पे बंद रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसको आप अलग से लिख लेना इसके अंदर अंतर करके, और फिर ध्रुवीकरण के अंदर ये लिख लेना कि इसके अंदर आयन चैनल ओपन, सोडियम पोटेशियम जो पंप है वो भी ओपन, वोल्टेज गेटेड चैनल क्लोज्ड, ठीक है। चलो अब हम हमारे दूसरे स्टेप पे आते हैं, विध्रुवीकरण। हमारा जो दूसरा स्टेप है वो होता है विध्रुवीकरण। ये हमारा दूसरा स्टेप हो जाएगा विध्रुवीकरण, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन क्या होता है, डीपोलराइजेशन एक सिंपल शब्द में अगर इसको मैं डिफाइन करूं तो इसका मतलब होता है अपोजिट ऑफ ध्रुवीकरण, आदि हिंदी आदि इंग्लिश, ऑपोजिट ऑफ ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण में आपने जो जो चीजें पढ़ी उसका उल्टा कर दो, इसमें आपको बिल्कुल ही दिमाग लगाना ही नहीं। ध्रुवीकरण में आपने जो जो चीजें पढ़ी उसकी उल्टी कर दो। क्या मतलब सर, पहली चीज पढ़ी कि ध्रुवीकरण के अंदर जो एक्सोलिमा है उसके बाहर पॉजिटिव चार्ज, अंदर नेगेटिव चार्ज, तो अब क्या कर दो, उल्टा कर दो। इसके अंदर अब ऊपर नेगेटिव चार्ज और अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज, अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज, ऊपर नेगेटिव चार्ज, ऊपर नेगेटिव चार्ज और अंदर पॉजिटिव चार्ज। पहला काम तो हमने यही कर दिया क्योंकि ध्रुवीकरण के अंदर इसका उल्टा था, अब इसमें ऐसे हो गया। दूसरा हमने क्या पढ़ा ध्रुवीकरण में, दूसरा हमने ध्रुवीकरण के अंदर पढ़ा कि अंदर जो है वो K+ आयन बहुत ज्यादा अंदर प्रवाह होते हैं,
लेकिन जैसे ही विध्रुवीकरण होता है, विध्रुवीकरण का मतलब होता है उद्दीपन उपस्थित, वहां पे उद्दीपन अनुपस्थित था, यहाँ पे उद्दीपन उपस्थित है, वहां पे उद्दीपन अनुपस्थित था, यहाँ पे उद्दीपन उपस्थित है, ये भी हमने उल्टा कर दिया। अब यहां पे क्या होते हैं, उद्दीपन मिलने पर, उद्दीपन मिलने पर, ये बात भी जस्ट उसकी उल्टी होगी, लेकिन जब मैं आपको लिखूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। उद्दीपन मिलने पर झिल्ली की पारगम्यता बदल जाती है, झिल्ली की पारगम्यता बदल जाती है। झिल्ली की जो पारगम्यता है वो क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, यानी कि Na प्लस का, Na प्लस के लिए अधिक पारगम्य है, जिससे Na प्लस का अंतर प्रभाव होता है, जिससे Na प्लस का अंतर प्रभाव होता है। भाई ऑब्वियसली बात है, वहां पे हमने पढ़ा कि जो झिल्ली की पारगम्यता है वो K प्लस आयन के लिए ज्यादा पारगम्य है, K प्लस आयन ज्यादा अंदर आ रहे हैं। जैसे ही इसको उद्दीपन मिला, जैसे ही स्टिमुली मिली, तो उद्दीपन मिल गया, मतलब उसी को तो विध्रुवीकरण कहते हैं। तो जैसे ही उद्दीपन मिला, जो झिल्ली की पारगम्यता है वो एकदम से बदल गई, एकदम से बदल गई, हालत बदल गई, जज्बात बदल गई, जो भी आप कहते हो वो हो गया। और क्या हुआ, जो K प्लस के लिए ज्यादा पारगम्य थी, अब वो Na प्लस के लिए ज्यादा पारगम्य होगी, अब वो Na प्लस के लिए ज्यादा पारगम्य होगी, जिसकी वजह से Na प्लस का क्या होता है, अंतर प्रभाव होता है। अंतर प्रभाव का मतलब समझते हो, बाहर से अंदर आना शुरू हो जाते हैं Na प्लस आयन, और इस वजह से इसके अंदर का जो विभव है, जिससे विभव जो है वो विभव बढ़कर -55 मिली वोल्ट तक पहुंच जाता है, -55 मिली वोल्ट तक पहुंच जाता है, और इसको कहते हैं देहली विभव। याद रखना, देहली विभव, विरामकला विभव का मान -70 मिली वोल्ट और देहली विभव का मान -55 मिली वोल्ट। अब ये कैसे हुआ, क्योंकि Na प्लस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो अंदर आए तो अंदर की तरफ उसने क्या किया, पॉजिटिव का मान बढ़ाया, जो -70 मिली वोल्ट था उसको -55 में ले आया, यानी कि माइनस के अंदर कम होना मतलब प्लस में बढ़ गया। इतनी तो गणित आपको समझ में आ रही है ना भाई, -3 बढ़ा कि -2 बढ़ा, -2 बढ़ा, उसी प्रकार -70 बढ़ा कि -55 बढ़ा, -55 बढ़ा, तो -55 मिली वोल्ट तक पहुंच जाता है, क्योंकि अंदर Na प्लस आयन का अंतर प्रभाव होता है। और इसी -55 मिली वोल्ट पर, देहली विभव पर, इसे आगे लिख लो, अगला पॉइंट करके लिख दो भाई, देहली विभव पर Na प्लस वोल्टेज गेटेड चैनल, वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाते हैं तथा Na प्लस का और अधिक अंतर, यहां पे दिखेगा ना आपको, और अधिक तीव्र, तीव्र का मतलब तेजी से अंतर प्रवाह होता है, ठीक है, जिससे विभव +30 तक पहुंच जाता है। दिख रहा है ना आपको, थोड़ा बहुत कटेगा तो मैं बोल दूंगा, वैसे कोई बात नहीं है। ये आपको विध्रुवीकरण के अंदर क्या होता है, ये पूरा मामला है, पूरा मसाला, कि जैसे ही उद्दीपन मिला, एक एक चीज अपन समझेंगे, उसमें आपको टेंशन लेना नहीं, एक एक चीज समझेंगे। सबसे पहले तो वही बात है, विध्रुवीकरण होता क्या है, तो जब उद्दीपन मिल जाता है, जैसे ही उस तंत्रिका कोशिका को उद्दीपन मिला, तो उसको विध्रुवीकरण अवस्था कहते हैं। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो ध्रुवीकरण अच्छे से समझ में आ गया, उसका सारा काम उल्टा कर दो। ध्रुवीकरण में उद्दीपन नहीं मिल रहा था, विश्राम अवस्था थी, यहाँ पे उद्दीपन मिल गया, समझ गई बात को। उसके बाद वहां पे अंदर की तरफ पॉजिटिव, और वहां पे क्या था, अंदर नेगेटिव बार पॉजिटिव, यहाँ पे उसका भी उल्टा कर दो,
तीसरी बात, वहां पे हमने कहा कि जब उद्दीपन नहीं होता है ना, तो जो झिल्ली की पारगम्यता होती है वो K+ के लिए अधिक होती है और Na+ के लिए कम होती है। अब जैसे ही उद्दीपन मिला तो जो झिल्ली की पारगम्यता है वो बदल जाएगी, यानी कि अब जो झिल्ली है वो Na+ के लिए ज्यादा पारगम्य हो जाएगी। और जैसे ही Na+ आयन अंदर आना शुरू हो जाते हैं, ये अंदर की तरफ जो है वो पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाते हैं, अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाते हैं, नेगेटिव को बैलेंस करने का काम करते हैं। और जो वहां पे विभव -70 मिलीवोल्ट था, जिसको अपन ने विराम कला विभव कहा, वो यहाँ पे ये -55 मिलीवोल्ट पे लाके रोक देता है। और जो -55 मिलीवोल्ट विभव होता है उसको अपन देहली विभव कहते हैं, उसको अपन देहली विभव कहते हैं। और इसी देहली विभव पर यहाँ पे जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल है वो भी खुल जाएंगे। और अगर वो भी खुल गए, गेट भी खोल दिया, तो सोडियम का तो क्या होगा, तीव्र अंतर प्रवाह होगा, बहुत तेजी से अंदर आएंगे और इतने सोडियम अंदर भर जाएंगे कि पूरी तरह से अंदर को पॉजिटिव कर देंगे और विभव का मान +30 तक पहुंच जाएगा। विभव का मान कितना हो जाएगा, +30 तक यहाँ पे पहुंच जाएगा। ठीक है, ये इसके अंदर प्रोसेस था। अब यहाँ पे अगर मैं गेटेड चैनल की बात करूं तो सबसे पहले इसमें आयन चैनल क्या होगा, ओपन, है ना, ये लिख लेना तीसरा पॉइंट। आयन चैनल यहाँ पे ओपन रहेगा। सोडियम पोटेशियम पंप क्या होगा, देखो आपको बीच में नहीं घुसेड़ना, इतनी तो आपके अंदर कॉमन सेंस हो गया ना। मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको एकदम सिस्टमेटिक ढंग से चलना है, पूरी अच्छे से नोट्स बनाने। सोडियम पोटेशियम पंप, तो ये क्या था, सोडियम पोटेशियम पंप ने हमने पढ़ा कि जब उद्दीपन नहीं होगा तब ओपन रहेगा। अब तो उद्दीपन मिल गया, ये क्या हो जाएगा, क्लोज। और वोल्टेज गेटेड चैनल जो है ना, वोल्टेज गेटेड चैनल, उसकी बात करूं तो उसमें केवल Na+ जो होता है वो ओपन रहता है, K+ क्या होगा, क्लोज रहेगा। ठीक है, यहां पे अपन ने भी पढ़ा था कि Na+ वोल्टेज गेटेड चैनल जो है वो देहली विभव पर ओपन हो जाता है। तो ये गेटों की स्थिति है, ये विध्रुवीकरण है। समझ में आया कि नहीं आया, विध्रुवीकरण समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बेटा चलो, अब इसकी तीसरी स्टेज जो बचती है उसको कहते हैं पुनः ध्रुवीकरण, रीपोलराइजेशन। तीसरी स्टेज का नाम है पुनः ध्रुवीकरण। तीन स्टेज थी, ध्रुवीकरण, विध्रुवीकरण, पुनः ध्रुवीकरण। और पुनः ध्रुवीकरण का मतलब आप नाम देख के समझ पा रहे हैं, पुनः ध्रुवीकरण, डीपोलराइजेशन से वापस पोलराइजेशन स्टेट में आना। जो तंत्रिका कोशिका विध्रुवित हो गई है वो वापस ध्रुवित होगी, उसको कहते हैं रीपोलराइजेशन। यानी कि विध्रुवित अवस्था से ध्रुवित अवस्था में आना। ये होता है रीपोलराइजेशन। अब इसके अंदर होता क्या है, जो वोल्टेज गेटेड Na+ चैनल है, Na+ वोल्टेज गेटेड चैनल, ये तो हो जाते हैं क्लोज। क्लोज का मतलब बंद। तथा K+ वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाते हैं, जिससे K+ का बहिर्प्रवाह होता है। K+ बहिर्प्रवाह मतलब बाहर जाना शुरू हो जाते हैं। और इस वजह से जो पोटेंशियल है, जिससे विभव घटकर पुनः विराम कला विभव पर आ जाता है। और विराम कला विभव कितना होता है, -70 मिलीवोल्ट।
आ गया, यही तो क्या है, ध्रुवित अवस्था है। यही तो क्या है, ध्रुवित अवस्था। यानी कि जो विभव +30 तक पहुंच गया था या -55 तक पहुंच गया था, वो घट करके वापस कितने पे आ गया, -70 पे। यानी कि -70 पे आने का मतलब ध्रुवित अवस्था में आ गया। अब ये घटा कैसे, क्योंकि K+ आयन बाहर चले गए तो अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। मैंने कहा ना, सारा खेल Na+ और K+ आयनों का है। Na+ और K+ आयन ही इस चीज को बढ़ाते घटाते हैं। ठीक है, तो ये चीज समझ लो। ये होता है पुनः ध्रुवीकरण। ये होता है पुनः ध्रुवीकरण। स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट से। अब एक छोटी सी चीज है जिसका नाम है स्पाइक पोटेंशियल। स्पाइक किसे कहते हैं, जो सबसे ऊपरी भाग होता है वो स्पाइक पोटेंशियल, और पोटेंशियल को कहते हैं हिंदी में विभव। ये अलग से पॉइंट लिख लेना। स्पाइक पोटेंशियल क्या होता है, स्पाइक पोटेंशियल क्या होता है कि जो तंत्रिका आवेग का निर्माण होता है उस समय झिल्ली के विभव में होने वाला कुल परिवर्तन है ना। लिख देता हूं मैं, तंत्रिका आवेग उत्पत्ति के समय झिल्ली में होने वाला कुल परिवर्तन। वो कितना होता है तो यहां पे हाईएस्ट विभव कितना गया था, +30 गया था। हाईएस्ट विभव कितना गया था, +30, और सबसे कम कितना गया था, -70। इसको इसमें से घटा दो तो आंसर कितना आ जाएगा, +100 मिलीवोल्ट। तो आपके पूछ रहे स्पाइक पोटेंशियल कितना होता है, 100 मिलीवोल्ट। ठीक है, लिख लो इसको फटाफट, लिख लो इसको। मिटाओ। बताओ, इतनी चीज में किसी को कोई दिक्कत। हमने क्या पढ़ा, तंत्रिका, तंत्र की संरचना पढ़ ली, बेसिक चीजें उससे भी पहले पढ़ ली। फिर हमने तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति कैसे होती है वो भी पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ेंगे तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति तो हो गई, तंत्रिका आवेग का संचरण कैसे होता है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। तंत्रिका आवेग का संचरण है ना, हमारे टॉपिक में दे रखा है कि तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति एवं संचरण। यानी कि उत्पत्ति तो हमने पढ़ ली, अब हम संचरण पढ़ेंगे, ट्रांसमिशन पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारे सिलेबस में है वो एक पॉइंट भी मैं नहीं छोड़ने वाला, एक पॉइंट भी। ठीक है, तंत्रिका आवेग का संचरण। तंत्रिका आवेग का संचरण कैसे होता है ये चीज हमें देखनी है। तो सबसे पहले तो जो है इसके अंदर आपको देखना है, एक चीज सिनेप्स क्या होता है आपको पता है। सिनेप्स पहले मैं समझा देता हूं आपको। सिनेप्स क्या होता है, ये एक तंत्रिका कोशिका है, और यहां पे दूसरी तंत्रिका कोशिका है। ये यहां पे दूसरी तंत्रिका कोशिका। तो यहां पे ये जो तंत्रिका कोशिका है ना, इसके बीच वाला ये भाग सिनेप्स कहलाता है। इन दोनों के बीच का जो गैप होता है उसको सिनेप्स कहते हैं। अब जो तंत्रिका आवेग का संचरण होगा ना, वो हमेशा इस तरफ होगा, ऐसे, यानी कि डेंड्राइट से एक्सोन बल्ब की तरफ। तो ये आप लिख लेना कि तंत्रिका आवेग का संचरण डेंड्राइट से
एक्सॉन बल्ब की ओर होता है, एक्सॉन बल्ब की ओर होता है। सबसे पहले आपको तंत्रिका आवेग के संचरण में यह पॉइंट लिखना है कि जो तंत्रिका आवेग का संचरण है वो डेंड्राइट से एक्सॉन की तरफ होता है, इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन है इसकी, ठीक है। और सिनेप्स क्या होता है, यहाँ पे जहां पे डेंड्राइट्स और एक्सॉन बल्ब आपस में मिल रहे हैं उसको सिनेप्स कहते हैं। यानी कि दो तंत्रिका कोशिका जब आपस में जहां से मिलती है तो कैसे मिलेगी, एक तंत्रिका कोशिका के एक्सॉन बल्ब और दूसरी तंत्रिका कोशिका के डेंड्रोट्स ये आपस में जुड़ते हैं तो उसको सिनेप्स कहते हैं। तो ये भी आप लिख लोगे, सिनेप्स क्या होता है, तंत्रिका कोशिका के एक्सॉन बल्ब और डेंड्राइट्स जब मिलते हैं तो उसको सिनेप्स कहते हैं। अब देखना है कि जो ये सिनेप्स होते हैं ना ये दो प्रकार के होते हैं, सिनेप्स जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार। बेटा एक होता है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, और एक होता है केमिकल सिनेप्स। ये समझना है कैसे होती है, देखो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स और केमिकल सिनेप्स, इसका मतलब समझो। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स जो होता है ये क्या करता है, एक ही तंत्रिका कोशिका आवेग का संचरण करता है। दो तंत्रिका कोशिका, ये मैं समझाऊंगा, बिल्कुल ही टेंशन मत लो। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य आवेग संचरण करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स है, मान लो ये आपकी क्या है, तंत्रिका कोशिका है, मैं सिंपल सा बना देता हूं, ये आपकी तंत्रिका कोशिका है, ठीक है, ये आपकी तंत्रिका कोशिका है। तो इसी तंत्रिका कोशिका में जो आवेग का संचरण करेगा ये होता है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। और केमिकल सिनेप्स क्या होता है कि एक तो ये आपकी तंत्रिका कोशिका, एक तो ये आपकी तंत्रिका कोशिका और एक आपकी ये तंत्रिका कोशिका, इनके बीच जो आवेग का संचरण करेगा, इस तंत्रिका कोशिका से इस तंत्रिका कोशिका के बीच में जो आवेग संचरण का काम करेगा उसको कहेंगे केमिकल सिनेप्स। और इस कोशिका के अंदर ये जो तंत्रिका आवेग का संचरण करेगा उसको कहेंगे इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। समझ पा रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स वो होता है जो तंत्रिका कोशिका के अंदर आवेग का संचरण करता है, और केमिकल सिनेप्स वो होता है जो तंत्रिका, दो तंत्रिका कोशिका उसके बीच में जो है वहां से इसको आवेग को ट्रांसफर करने का काम करता है। ठीक है, समझ पा रहे इतनी बात है। मिटा सकते हो इसको, बताओ, लिख लिया तो मिटाओ। अब देखो होता कैसे संचरण, वो देखें संचरण होता कैसे है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य, वो देखते हैं। मान लो ये आपका क्या है, एक्सॉन बल्ब, ये आपका क्या है, एक्सॉन बल्ब, थोड़ा ढंग का बना दो, ये आपका एक्सॉन बल्ब, और ये उसके नीचे क्या है, ये तो है आपका एक्सॉन बल्ब, एक तंत्रिका कोशिका जिसका एक्सॉन बल्ब है, और ये आपका डेंड्राइट्स है। और यहां पे ये जो जुड़ रहे हैं ना, इसको अपन कहते हैं सिनेप्स, इसको अपन क्या कहते हैं, सिनेप्स। अब यहां पे संकेत जो है इसको यहां से यहां पास होना है, यहां जाना है, तो यहां पे जो है वो केमिकल सिनेप्स काम करेगा। कौन सा काम करेगा, केमिकल सिनेप्स, केमिकल सिनेप्स से काम करेगा। और केमिकल सिनेप्स का मतलब यहां पे क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर वो ये काम करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर कैसे काम करेंगे, इसके अंदर कुछ ऐसे पाउच भरे रहेंगे
जैसे ही इसके पास संकेत आएगा ये पाउच जो है वो खुल जाएगी, है ना। ये जो थैलेनुमा संरचना ये खुल जाएगी और इससे जो रसायन मुक्त होते हैं उसको अपन न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। और इन न्यूरोट्रांसमीटर को यहाँ पे रिसेप्टर लगे रहते हैं। यहाँ पे क्या लगे रहते हैं, इसके अंदर डेंड्राइट्स की झिल्ली में रिसेप्टर या ग्राही लगे रहते हैं, वो इसको ग्रहण कर लेंगे और फिर इसके अंदर संचरित हो जाएगा। नहीं समझ में आ रही? बहुत सिंपल है। मैंने यहाँ पे ये बताया कि ये जो है, ये डायग्राम तो आप इमेजिन कर पा रहे हैं, दो तंत्रिका कोशिका आपस में जुड़ी हुई है। पूरा डायग्राम मैंने नहीं बताया। ये एक तंत्रिका कोशिका जिसका एक्सॉन बल्ब है, ये दूसरी तंत्रिका कोशिका जिसका डेंड्राइट्स है। जहां पे ये जुड़ते हैं इसको अपन सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स कहते हैं, ये आपको समझना है। सुनो ध्यान से, ये आपका एक्सॉन बल्ब, ये आपका डेंड्राइट्स, ठीक है। अब यहाँ पे इस संकेत को इसमें ले जाना है और अपन को ये भी बताया कि इस संकेत को अगर इसमें ले जाना है तो वो केमिकल सिनेप्स के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? केमिकल सिनेप्स से। क्योंकि एक तंत्रिका कोशिका में संकेत का संचरण किसकी वजह से हो जाता है? इलेक्ट्रिकल सिनेप्स की। तो यहाँ पे इन दो तंत्रिका के बीच में आवेग का संचरण करना है, जो आवेग है उसको इसमें से इसमें भेजना है, तो उसके लिए काम करेगा केमिकल सिनेप्स। यहाँ पे नाम केमिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो एक्सॉन बल्ब है इसके अंदर थैलेनुमा संरचना होती है और जैसे ही आवेग इनके पास पहुंचता है, इन थैलों के पास, तो इसमें से एक केमिकल रिलीज होता है। इसमें से एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है न्यूरोट्रांसमीटर। और जैसे ही वो न्यूरोट्रांसमीटर मुक्त होगा और इसके पास पहुंचेगा तो यहाँ पे इस डेंड्राइट्स के अंदर ग्राही क्या लगे रहते हैं? ग्राही रिसेप्टर लगे रहते हैं, वो उस न्यूरोट्रांसमीटर को ग्रहण कर लेंगे और इस प्रकार जो आपका आवेग है वो इस तंत्रिका से इस तंत्रिका में पहुंच जाएगा। समझ गए मेरी बात को? लिख लोगे इसको? कैसे लिखोगे? समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। चलो, ये था आज का हमारा ओवरऑल चैप्टर। कैसा लगा आपको बताएंगे आप कमेंट में, और किसी भी प्रकार का डाउट अभी बच गया है वो भी आप मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। बाकी कैसी लगी क्लासेस? अगर आपको अच्छी लग रही है तो शेयर करो यार, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा क्लासें मैं आपके लिए लेके आऊँ, अच्छी चीज़ें मैं आपके लिए लेके आऊँ, और भी एग्जाम तक बायोलॉजी के अंदर आपका पूरा डर भगा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। तुम बस पढ़ते रहो, ओनली पढ़ते रहो, ठीक है। बाकी जिसने टेस्ट नहीं लिया है, टेस्ट सीरीज नहीं खरीदी है, वो आज या कल, जब भी तुम्हारी मर्जी हो, एप्लीकेशन पे जाओ और टेस्ट सीरीज बाय कर लो। बहुत ही नॉमिनल प्राइस के अंदर आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है और मैं आपको गारंटी देता हूँ, एक बार इस प्रकार आपने चैप्टर पढ़ लिया और फिर इस चैप्टर से जितने प्रकार के सवाल बनने हैं, जितने प्रकार के, जितने टाइप के, जितने प्रकार से आपसे घुमा सकता है सवाल को, वो सारे उस टेस्ट सीरीज में मैं आपको दे रहा हूँ। इतना आप कर लोगे, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो वो आप खरीद सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास हमारी कब होगी वो देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।